गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा हाउ टू फाइल अ रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट। दोस्तों, हम हाई कोर्ट में किस तरीके से रिट पिटीशन को फाइल करेंगे, कैसे हम आ, अपने लॉयर से इस बारे में कॉन्वर्सेशन करेंगे या लीगल हेल्प लेंगे, तो इससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी मैं आज आपको देना चाहूंगा। ऐसा कई बार होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा आप पर कोई अन्याय हो जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इश्यू हो सकता है जिसके लिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी होती है ताकि आपको न्याय मिल सके और आप को जस्टिस मिल सके। तो दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 हमें ये प्रोविजन देता है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ या इनजस्टिस के खिलाफ, वो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसके खिलाफ एज ए पर्सन पर्सनली हम आर्टिकल 226 प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिट पिटीशन करने से पहले हमें लीगल एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप किसी योग्य वकील को या योग्य लॉयर को आप तलाशते हैं और सबसे पहले आप जो है उससे लीगल एडवाइस लेते हैं, और लीगल एडवाइस लेने के पश्चात आप रिट पिटीशन दायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, रिट पिटीशन किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट जब आपको फाइल करनी होती है तो उसमें बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या वास्तव में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर आप जो है आपके पास क्या पर्याप्त फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंसेस आपके पास पूरे हैं, क्या आप अपनी बात को या किसी रूल का उल्लंघन हुआ है आपके केस में। तो ये सबसे पहले एश्योर अपने स्तर पर होना होता है, और अगर आप इसमें एश्योर नहीं है तो इसके लिए लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। लीगल एडवाइस आप किसी भी एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से ले सकते हैं, जिसमें आप अपने मैटर के, अपने फैक्ट्स के को डिस्कस करने के पश्चात पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या वास्तव में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, रूल का वास्तव में वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, हमेशा हाई कोर्ट में जाने से पहले आपको इस बात को भली भांति जांच लेना होगा कि क्या आपके पास पूरे पेपर्स पेपर के फॉर्म में सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि नहीं है, और वो भी पूरे ऑर्डर में। तो सबसे पहले जब आपका केस हाई कोर्ट में फाइल होगा तो वो एडमिशन स्टेज में जाएगा। एडमिशन स्टेज में जब रिट पिटीशन फाइल होती है तो सबसे पहले स्क्रूटिनी की जाती है। सबसे पहले आपका जो केस है वो रजिस्ट्री में जाता है, यानी कि रजिस्ट्रार में आपका केस सबसे पहले फाइल होता है। वहां उसकी स्क्रूटनी होती है, जांच होती है, सारे फैक्ट्स चेक करे जाते हैं, रिट पिटीशन को पूरे अच्छे तरीके से वहां हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो चेक करते हैं। फिर उसमें अगर कोई कमी होती है तो फिर आपको नोटिस दिया जाता है कि आपके इस पिटीशन में ये कमियां हैं। जैसे वो कमी फीस से रिलेटेड हो सकती है, या किसी डॉक्यूमेंट के मिसिंग होने से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उसमें सिग्नेचर ना होने की वजह से हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्क्रूटनी में आपके केस को डिफेक्ट लिस्ट में डाला जा सकता है। फिर आपको टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग के में आपको उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद जब आपकी पिटीशन की ठीक से स्क्रूटिनी हो जाती है तो फिर रिट पिटीशन की जो कॉपी है वो रेस्पोंडेंट्स, अब आपके रेस्पोंडेंट्स जो है, जो रेस्पोंडेंट पार्टीज होंगी वो एक सिंगल भी हो सकती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, और उससे रिलेटेड अदर एजेंसीज भी हो सकती हैं। तो उसमें जितने भी रेस्पोंडेंट होंगे
वो लीगल एडवाइस से आपको पता चलेगा, आपके वकील आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज को रेस्पोंडेंट बनाया जाना है। तो फिर रेस्पोंडेंट को वो कॉपी जो है वो देनी होती है। उसके बाद जनरली होता ये है कि हाई कोर्ट में जब एडमिशन स्टेज में केस होता है तो सबसे पहले उसमें हाई कोर्ट जो है वो काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए जो रेस्पोंडेंट पार्टीज हैं उनको आदेश देती है, क्योंकि बिना रेस्पोंडेंट के पक्ष को सुने हुए उसमें आगे की हियरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, और ना ही कोई डिसीजन जो है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर हाई कोर्ट देता है। तो काउंटर एफिडेविट के लिए जनरली 4 हफ्ते का समय दिया जाता है, या कभी कभी 2 हफ्ते का समय भी दिया जाता है। लेकिन ये जो टाइमिंग दी जाती है रेस्पोंडेंट्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जब आप केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट जो है वो काउंटर एफिडेविट के लिए रेस्पोंडेंट को निर्देशित करती है। उसके बाद जो रेस्पोंडेंट पार्टीज होती हैं आपके रिट पिटीशन का पैरावाइज आंसर वो देते हैं। जैसे माना 16 पैरा अगर आपके रिट पिटीशन में है तो 16 पैरा यानी कि जो 16 पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 रेस्पोंडेंट को आंसर फाइल करना होता है। तो उनके काउंसिल की तरफ से रिट पिटीशन का काउंटर आता है। अब ये काउंटर कब आता है और इसमें कितना समय लगता है ये निश्चित नहीं है। कई बार रेस्पोंडेंट्स इसको जानबूझ करके डिले करते हैं, क्योंकि अगर पिटिशनर की पिटिशन में दम है और उसमें ऐसा लगता है कि जो एजेंसीज हैं उनकी ओर से कोई लीगल त्रुटि हुई है, इलीगल एक्शन हुआ है, आर्बिट्रेरी एक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पोंडेंट के द्वारा कई बार जो है इसको जानबूझ करके डिले भी किया जाता है, और रीजन भी इसके हो सकते हैं। लेकिन काउंटर देना बहुत अनिवार्य होता है, नहीं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और रेस्पोंडेंट जो है उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें कभी कभी 6 महीने का समय भी लग जाता है, 4 महीने का समय भी इसमें लग सकता है, 5 महीने का समय भी इसमें लग सकता है, 6 महीने का भी समय इसमें लग सकता है, और कभी कभी 7 और 8 महीने का समय इसमें लग जाता है। तो खैर ये इसमें जो है कोर्ट से जो रेस्पोंडेंट पार्टीज हैं वो टाइम लेती है। अब जब काउंटर एफिडेविट आता है तो आपके पिटिशन के अगेंस्ट, आपके पिटिशन के रेस्पेक्ट में रेस्पोंडेंट पार्टी का पिटिशनर की जो पिटिशन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उनका पैरावाइज आंसर वो आता है। अब पैरावाइज जो काउंटर एफिडेविट होता है उसको हम काउंटर एफिडेविट भी बोलते हैं। इस काउंटर एफिडेविट की एक कॉपी आपके जो एडवोकेट होंगे, आपके जो लॉयर होंगे, वो आपको भी, पिटिशनर को भी उपलब्ध कराते हैं, और पिटिशनर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो रिट पिटिशन और काउंटर एफिडेविट में जो जवाब आया है उसका पॉइंट वाइज, पैरावाइज जो आंसर आया है उसको समझ लें, उसको पढ़ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है रिजॉइंडर की। अब रेस्पोंडेंट पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि जो उसमें कुछ फैक्ट्स रिकॉर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि जैसे पैरा 1 to 4 देयर इज नो नीड टू कमेंट, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, उसमें कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। और माना 5वां पॉइंट उसमें उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनको लगता है कि ये फैक्ट सही नहीं है या इसमें ये बात गलत है, तो उसको नॉट एडमिटेड से वो शुरू करते हैं। तो जनरली जो है होता ये है कि जो काउंटर एफिडेविट है जो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है पिटिशनर के खिलाफ, उसमें ये मांग की जाती है कि पिटिशनर की जो पेटिशन है, उसकी जो याचिका है, वो डिवॉइड ऑफ मेरिट है, यानी कि उसमें मेरिट नहीं है, इसलिए इस याचिका को डिस्पोज कर दिया जाए, यानी कि इसको खारिज कर दिया जाए। ये दरख्वास्त रेस्पोंडेंट की ओर से होती है। तो ऐसे में आपको फिर पिटिशनर को रिजॉइंडर एफिडेविट उसमें फाइल करना होता है। और इसके बाद यदि रेस्पोंडेंट पार्टीज को लगता है कि एक एडिशनल काउंटर उसमें
दिया जाना चाहिए, तो फिर जो रेस्पोंडेंट पार्टीज हैं वो उसमें एडिशनल काउंटर एफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारी, अब केस के नेचर पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो ये केस है ये एडमिशन स्टेज पर सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये निर्भर करता है नेचर ऑफ द केस पर। और यदि कोर्ट को लगता है कि इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है और इसका डिसीजन जो है वो एडमिशन स्टेज पर नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पिटिशन पर फिर रूल लग जाता है। यानी कि फाइनल हियरिंग के लिए आपका केस, पिटिशनर का केस फाइनल हियरिंग के लिए क्यू में लगा दिया जाता है। अब ये जो क्यू में लगाने वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसमें कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स में बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट्स में बहुत ज्यादा बर्डन होने के कारण, केसेस के बहुत ज्यादा वहां पर क्राउड होने के कारण, एक्स्ट्रा बर्डन होने के कारण कई बार इसमें कई वर्षों का समय लग जाता है। क्योंकि फाइनल हियरिंग में जब कोर्ट को ये लगता है कि इस केस में फाइनल हियरिंग की जानी चाहिए, तो उसमें रूल इश्यू हो जाता है। और रूल इश्यू होने की कंडीशन में जब बाद में इसकी सुनवाई होती है, तो इसमें बहुत ही सघन तैयारी के साथ रेस्पोंडेंट्स को भी और जो पिटिशनर है उन दोनों को बहुत तैयारी के साथ उस फाइनल हियरिंग के लिए फिर कोर्ट में पेश होना होता है, और इसमें काफी लंबा समय लग सकता है। तो ये मेरा एक संक्षिप्त सा वीडियो था जो हाई कोर्ट में कैसे हम रिट पिटिशन को दायर करें उससे रिलेटेड था। धन्यवाद।